ब्राह्मण संस्कृति का आरंभ। तमिल देश में ईसा सन की आरंभिक सदियों में जो राज्य और समाज स्थापित हुए उनका विकास ब्राह्मण संस्कृति के प्रभाव से हुआ। लेकिन ब्राह्मण संस्कृति का यह प्रभाव तमिल भूमि के एक छोटे से भाग और समाज के ऊपरी वर्गों में ही सीमित था। राजा वैदिक यज्ञ करते थे, वेदानुयायी ब्राह्मण लोग शास्त्रार्थ करते थे, परंतु पहाड़ी प्रदेशों के लोगों के मुख्य स्थानीय देवता मुरुगन थे, जो आरंभिक मध्यकाल में सुब्रमण्यम या सुब्रमण्यम कहलाने लगे। विष्णु की पूजा का भी उल्लेख है, लेकिन यह परंपरा बाद में चली होगी। मृतकों को जीवनोपयोगी वस्तु अर्पित करने की महापाषाणिक प्रथा चलती रही। लोग मृतक को धान चढ़ाते थे। शवदाह की प्रथा आरंभ हुई, परंतु महापाषाण अवस्था से चली आ रही दफनाने की प्रथा समाप्त नहीं हुई। तमिल भाषा और संगम साहित्य। ऐतिहासिक काल के आरंभ में तमिल लोगों के जीवन के संबंध में ऊपर जो भी कहा गया है उसका आधार संगम साहित्य है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, संगम तमिल कवियों का संघ या सम्मेलन था, जो संभवतः किसी सामंत या राजा के आश्रय में आयोजित होता था, परंतु यह ज्ञात नहीं कि संगम की संख्या कितनी थी और कब कब बैठकें होती थीं। ईसा की 8वीं सदी में लिखी गई संगम की तमिल टीकाओं में कहा गया है कि 3 संगम 9,990 वर्ष तक चलते रहे। उनमें 8,598 कवि जुटे और 197 पांड्य राजा उनके संपोषक थे। यह सब चरम सीमा का अतिरंजन मात्र है। केवल इतना कहा जा सकता है कि मदुरै में संगम राजाश्रय में आयोजित होते थे। इन सम्मेलनों द्वारा रचित संगम साहित्य जो उपलब्ध है, लगभग 300 ईस्वी और 600 ईस्वी के बीच संकलित किया गया, परंतु इसके कुछ भाग बहुत पुराने, कम से कम ईसा पूर्व 2री सदी के प्रतीत होते हैं। संगम मोटे तौर पर 2 समूहों में बांटा जा सकता है, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथ मेलकड़क्कू अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें 18 मुख्य ग्रंथ हैं, 8 पद्य संकलन और 10 ग्राम में गीत। उपदेशात्मक ग्रंथ कीलकड़क्कू अर्थात 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं। संगम ग्रंथों में सामाजिक विकास की झलक। दोनों तरह के संगम ग्रंथों में समाज के विकास की कई अवस्थाएं दिखाई देती हैं। इनमें आख्यानात्मक ग्रंथों को वीर गाथा काव्य कहते हैं, जिनमें वीर पुरुषों की कीर्ति गाई गई है और निरंतर चल रहे युद्धों और पशु हरणों का बारंबार उल्लेख है। इससे पता चलता है कि तमिल लोग आरंभ में पशुचारक थे। आरंभिक महापाषाण जीवन का आभास संगम साहित्य में मिलता है। सबसे पुराने महापाषाणिक लोग मूलतः पशुचारक, शिकारी या मछुए मालूम होते हैं। हालांकि वे चावल भी पैदा करते थे। प्रायद्वीपीय भारत में कई पुरास्थलों में हंसिया और फावड़े तो मिले हैं, लेकिन फाल का अभाव जैसा है। लोहे की अन्य वस्तुएं हैं कीलक, सपाट सेल्ट, बाणाग्र, लंबी तलवार और बर्छी, खूंटी और शूलाग्र इत्यादि। ये हथियार मुख्यतः युद्ध और शिकार के हैं। इसका कुछ प्रतिरूप संगम साहित्य में मिलता है, जिसमें निरंतर युद्धों और पशुहरणों की चर्चा है। संगम ग्रंथों से प्रकट होता है कि युद्ध की लूट से लोगों का अच्छा निर्वाह होता था। उनमें यह भी कहा गया है कि जब वीर मरता है तो वह पत्थर के टुकड़े के तुल्य हो जाता है। यह हमें पत्थर के टुकड़ों के उस घेरे की याद दिलाता है जो महापाषाणिक लोगों की कब्रों पर बनाए जाते थे। शायद बाद में इसी से वीरकल स्थापित करने की प्रथा चली, जिसमें गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में वीरकल अर्थात स्मारक स्वरूप वीर प्रस्तर खड़ा किया जाता था। संभव है कि संगम साहित्य में वर्णित सामाजिक विकास की आरंभिक अवस्था आरंभिक महापाषाण अवस्था से संबद्ध हो। हमें आख्यानात्मक संगम ग्रंथों से कुछ जानकारी राज्य के गठन के बारे में मिलती है, जिसमें सेना के नाम पर योद्धाओं के दल मात्र होते थे तथा कर संग्रह प्रणाली और न्याय व्यवस्था आरंभिक अवस्था में थी। इन ग्रंथों से हमें व्यापारियों, वणिकों, शिल्पियों और कृषकों के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है। इनमें कई नगरों का उल्लेख है, जैसे कांची, कोरकई, मदुरै, पुहार और उरैयूर। उनमें पुहार या कावेरीपट्टनम सबसे प्रसिद्ध था। संगम में जिन नगरों और आर्थिक कार्यकलापों की चर्चा है, उनकी पुष्टि यूनानी और रोमन विवरणों से तथा संगम स्थलों पर हुई खुदाई से भी होती है। संगम ग्रंथों का बहुत कुछ अंश, जिसमें उपदेशात्मक अंश भी शामिल है, संस्कृत और प्राकृत जानने वाले ब्राह्मण पंडितों की रचना है। उपदेशात्मक ग्रंथों में ईस्वी सन की आरंभिक सदियों का प्रतिबिंब है। उनमें न केवल राजा और राजसभा के लिए बल्कि विविध सामाजिक और व्यावसायिक वर्गों के लिए भी आचार नियम बनाए गए हैं।
यह सब ईसा की 4वीं सदी के बाद ही संभव हुआ होगा, जब पल्लव राजाओं के आश्रय में बड़ी संख्या में ब्राह्मण आए। ग्रंथों में ग्रामदान का तथा राजाओं के सूर्यवंश और चंद्रवंश का भी उल्लेख है। यह प्रथा उत्तर भारत में ईसा की 6वीं सदी के आसपास शुरू हुई है। संगम ग्रंथों के अतिरिक्त एक और ग्रंथ है जो तोलकाप्पियम कहलाता है। यह व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। एक और महत्वपूर्ण तमिल ग्रंथ है तिरुकुरल, जिसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियाँ हैं। इसके अलावा तमिल के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं जिनके नाम हैं सिलप्पदिकारम और मणिमेकलई। इन दोनों की रचना ईसा की 6वीं सदी के आसपास हुई। इनमें पहला महाकाव्य तमिल साहित्य का उज्ज्वलतम रत्न माना जाता है। इसमें एक प्रेम कथा वर्णित है। कोवलन नामक एक अमीर अपनी कुलीन धर्मपत्नी कन्नगी की उपेक्षा करके कावेरीपट्टनम की माधवी नामक वेश्या से प्रेम करता है। सिलप्पदिकारम का रचयिता संभवतः जैन था और वह तमिल देश के सभी राज्यों को कथास्थल बनाना चाहता था। दूसरा महाकाव्य मणिमेकलई मदुरा के एक बनिया का लिखा है जो अनाज का व्यापार करता था। इसमें कोवलन और माधवी के संगम से उत्पन्न कन्या के साहसिक जीवन का वर्णन है, लेकिन यह महाकाव्य धार्मिक अधिक है, साहित्यिक कम। दोनों महाकाव्यों की प्रस्तावना में कहा गया है कि दोनों के लेखक ईसा की 2री सदी में राज करने वाले चेर राजा सेंगुट्टवन के मित्र और समकालीन थे। ये दोनों महाकाव्य उतने प्राचीन तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनमें ईसा की 6वीं सदी तक के तमिलों के सामाजिक और आर्थिक जीवन का आभास मिलता है। इसमें संदेह नहीं कि तमिल लोग ईस्वी सन के आरंभ के पहले से ही लिखना जानते थे। ब्राह्मी लिपि में लिखे 75 से भी अधिक छोटे छोटे अभिलेख प्राकृतिक गुफाओं में, विशेषकर मदुरै प्रदेश में पाए गए हैं। इनमें प्राकृत शब्दों से मिश्रित तमिल भाषा का प्राचीनतम स्वरूप दिखाई देता है। ये ईसा पूर्व 2री-1ली सदियों के हैं, जब जैन और बौद्ध धर्म प्रचारकों का इस इलाके में प्रवेश हुआ। कई स्थानों में हाल ही में उत्खननों में अभिलिखित मृद भांडों के टुकड़े पाए गए हैं। इनसे पता चलता है कि ईसा सन के आरंभ में तमिल भाषा कैसी थी। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि संगम साहित्य के प्रचुर अंश ईसा सन की आरंभिक सदियों में लिखे गए। हालांकि उनका अंतिम संकलन 600 ईस्वी के आसपास हुआ।